तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये टॉपिक एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट। तो ये जो लास्ट कैटेगरी मैंने बोली है बहुत ज्यादा खतरनाक, ये उनमें से एक है जहां से आपके बोर्ड में, जेई मेंस में और नीट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। तो हमें यहाँ पर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करना है। इवन मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बोकेटायंस की रीअरेंजमेंट क्या होगी, और कितनी तरीके के अल्कीन हमें मिल सकते हैं, कौन मेजर कौन माइनर होगा। तो आज हम इस टॉपिक को तबाह करते हैं पूरी तरीके से। देखिए, सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि आखिर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है क्या। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो पहले इसको समझते हैं, आगे की कार्रवाई फिर हम करेंगे, कौन मेजर कौन माइनर और क्या उसका इंटरनल मैकेनिज्म होगा। सपोज कीजिए हमने कोई भी एक्स वाई जेड एक अल्कोहल ले लिया है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है, या कंसंट्रेटेड H3PO4 भी हो सकता है, या KHSO4 भी हो सकता है। देखिए, ये सब डिहाइड्रेटिंग हमारे एजेंट होते हैं। क्या होगा, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा। तो अगर हम अभी एक विदाउट मैकेनिज्म बात करें तो अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, तो H और OH यानी वाटर एलिमिनेट होने जा रहा है। दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH, तो ये हो गया हमारा एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो जब भी हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब तक बात इसके मैकेनिज्म की नहीं होगी तब तक तो बात में कोई नमक नहीं आएगा। तो देखो, दे ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, और भी हो सकते हैं, उनकी अलग से बात की जाएगी। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहां पर कंसीडर करता हूं टर्शरी अल्कोहल को, हम डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट अराउंड 443 केल्विन। देखिए क्या होता है, OH के लिए अल्फा और ये सब बीटा है, कहीं से भी H और कहीं मतलब अल्फा से OH और किसी भी बीटा से H निकाल दीजिए, यू ऑलवेज गेट एल्कीन। लेकिन जो ये जितना आसान नजर आ रहा है फिलहाल, ये उतना आसान तो है नहीं। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी तहकीकात, और इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके मैकेनिज्म में जाएंगे। तो जरा देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, अल्कोहल को अगर हमें डिहाइड्रेट करना है तो अल्कोहल जो है ना बचपन से ही एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ अल्कोहल, इन केस ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या KHSO4, ये सब कहीं ना कहीं H आयन लूज करने वाले, प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं। और प्रोटॉन क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटॉन एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पे, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, या लुईस एसिड अटैक करता है लुईस बेस पे, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच पे। आप इस बात को किसी भी तरीके से बोल लीजिए, बात तो बदलेगी नहीं। अब देखिए, यहां पर अल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, प्रोटॉन इस पे अटैक करने के लिए आ रहा है, देन यू विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ऑक्सीजन के पास अभी एक हाइड्रोजन, ये जो H प्लस है, ऑक्सीजन ने अपने पास, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपने पास रखा, एक हाइड्रोजन को दे दिया। अब हाइड्रोजन जो पहले H प्लस था उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया। नाउ इट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो,
शेर एक खतरनाक जानवर है, लेकिन भूखा शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो समझ लीजिएगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। यहां से होगा अब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हुआ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, and you will get the intermediate carbocation. This is 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखिए, आप एक बात पहले ही जानते हैं और मैं भी 10 बार बता चुका हूं कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो हमेशा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दीजिए। आप किसी भी रिएक्शन को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो उसमें जो भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है उसको आप डीस्टेबलाइज करते जाइए। जितना इंटरमीडिएट डीस्टेबलाइज होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। यानी ये हमारा एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी कि कौन सा अल्कोहल पहले डिहाइड्रेट होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। मींस जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, रेट ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस पर डिपेंड करने जा रहा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। अब यहां से आइए, देखिए दूसरी बात यह है कि यहां पर चलो एक बार इंटरमीडिएट तो बन ही गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर कार्बोकेटायन है। और आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वहां पर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वी शुड अंडरगो रीअरेंजमेंट, वी शुड अलाउ द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जरूर होगी। और रिएक्शन यहां पर क्या हुआ? पहले प्रोटोनेशन हुआ, देन डिहाइड्रेशन हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना। और यहां से अगर हम अब बीटा कार्बन से एच आयन हटा दें, देखिए मैं हटा के दिखाता हूं आपको। बीटा कार्बन से एच आयन हटाते हैं, 3 हाइड्रोजन है, चलिए ये गया H प्लस गया तो कार्बन के पास नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड, तो ये हो गया डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, देखिए दोबारा सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, हाइड्रोजन हो गया H प्लस, कार्बन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बन गए डबल बॉन्ड, ये आ गया आइसोब्यूटाइलीन, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन में किसी तरह की रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शरी, तो हम इसमें कर नहीं सकते। तो ये जो मैकेनिज्म है ये है इवन मैकेनिज्म, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैसे तो दूसरी वीडियो में E1 की मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म की दो सेपरेट वीडियो बनी है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। E1 होता है रिएक्शन दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, जो एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, यहां पे वो मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल। दूसरी बात, नाम बेशक इवन है लेकिन होता 2 स्टेप में है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा फिर डीप्रोटोनेशन होगा। तो जो अल्कोहल जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसकी उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी होगी इवन में जाने की। अब टर्शियरी कार्बोकेटायन क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो टर्शियरी अल्कोहल पहले टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा। तो अगर हम कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ अल्कोहल की बात करें कि किस तरह का अल्कोहल, तो आप पाएंगे कि टर्शरी अल्कोहल की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है और प्राइमरी की सबसे कम प्रायोरिटी होगी टुवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन। मींस जो भी अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है वो इवन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मींस पहले कार्बोकेटायन बनेगा देन डीप्रोटोनेशन होगा। जो अल्कोहल जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उस अल्कोहल की उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी होगी टुवर्ड्स इवन मैकेनिज्म या टुवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, तो ये बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन। देखिए आप ये सोचिए कि यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा,
यहाँ पर जब अल्कोहल प्रोटोनेट होकर डिहाइड्रेट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा। यहाँ पर अल्कोहल प्रोटोनेट होकर डिहाइड्रेट होगा तो 2 डिग्री आएगा, और यहाँ पर वो आएगा 1 डिग्री। अब क्योंकि कार्बोकैटायन और एल्कीन और फ्री रेडिकल इन तीनों की ही स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर एक्सप्लेन होती है, तो यहां पर आपको 9 हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल। तो टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा तो सबसे रैपिडली, और प्राइमरी का अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा तो सबसे देर में बनाएगा। तो दिस शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन। चलो ये तो जरा आसान था, कुछ थोड़ा जरा ढंग का लो तो बात बने। अच्छा मुन्ना तो ये लो, अभी बना देते हैं। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, और दिस इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम ये सब जानते हैं कि जो एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अगर हम यहाँ से अल्कोहल को प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करें तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट आएगा दैट विल बी बेंजाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर हमारा जो कार्बोकैटायन आएगा इट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर आएगा हमारा एलाइल कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आएगा हमारा इथाइल कार्बोकैटायन। अब इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? देखो क्या होता है, ज्यादातर बच्चे इसको सोचते हैं कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डबल सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव, एक शानदार रेजोनेंस हो रहा है, एक जबरदस्त एरोमेटिसिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी 9 बार हो रहा है। ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरीके का रेजोनेंस है, बेशक उसको उसका सोतेला भाई मान लो, लेकिन अगर यहाँ पर ये नोनो हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकैटायन से थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड का, फिर आ जाएगा फर्स्ट का बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर इसमें डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस आ रहा है थर्ड, और बेचारा फोर्थ तो हमारा फोर्थ क्लास ही रह गया इथाइल कार्बोकैटायन। चारों कार्बोकैटायन में सबसे लेस स्टेबल है, सबसे मोस्ट नंबर 2, एलाइल नंबर 3, और इथाइल कार्बोकैटायन सबसे लास्ट में आ गया। चलिए बताइए, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सिनोल और साइक्लोहेक्सिन डाइऑल और फिनोल भी ले ही लो। देखिए इन चारों में हमें बताना है 1 2 3 4 कर देते हैं, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए स्टेबल की बात नहीं है, यहाँ पर बात है एसिडिक डिहाइड्रेशन की, कौन इनमें सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें देखना होता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन आएगा वो साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, यहाँ साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ डाइईन, और ये फिनाइल कार्बोकैटायन। देखो फिनाइल कार्बोकैटायन तो टोटली अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज आत्महत्या हो जाता है, तो ये टोटली अनस्टेबल है, इसको तो लास्ट। अब यहाँ पर इसको, अच्छा इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा चेंज कर दिया क्योंकि मजा नहीं आता वरना फिर अब आएगा स्वाद। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो कार्बोकैटायन आप बनाएंगे ना, और यहाँ पर जो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे और यहाँ पर जो बनाएंगे, यहाँ तो देखो रेजोनेंसली स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव और ज्यादा है, और ये तो अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर 3 होगा ना वो सबसे ज्यादा, देन नंबर 2, देन नंबर 1, और फोर्थ वाले भाई साहब फिर से हमारे फिसड्डी रह गए हैं। चलिए ये हमने लिया बेंजाइल अल्कोहल
और NO2 ग्रुप लगा दिया। बेंजाइल अल्कोहल फिर से लिया गया, लेकिन मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर से बेंजाइल अल्कोहल लिया गया है मुन्ना, क्लोरो लगा दिया है भैया जी, और यहाँ पर फिर से बेंजाइल अल्कोहल है, मिथॉक्सी लगाया है इस बार भैया जी। तो बताइए इन चारों में से कौन सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा? यानी जब भी हम एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, इनमें से कौन सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा? इसमें थोड़ा सा एक चेंज और करूंगा मैं, थोड़ा सा एक चेंज और कर दूं, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल एल्कीन तो ऐसे आएगा, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। अब ये एल्कीन बना सकता है, पहले एल्कीन बन नहीं रहा था तो गलत हो जाता, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब देखो जो भी एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोडाइन। यहाँ पर आपने इसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट किया तो कार्बोडाइन तो बनेगा, लेकिन सब में सेकेंडरी बेंजाइलिक होगा, यहाँ भी सेकेंडरी बेंजाइलिक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो तो सब में सेम है। लेकिन यहाँ पर जो NO2 है वो -R या -I दोनों कर रहा है। मिथाइल जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है 3 बार और इंडक्टिव भी कर रहा है। क्लोरो में +R भी है और -I भी, लेकिन हम जानते हैं हेलोजन में -I +R पर डोमिनेट करता है, और ये बेचारा +R है और -I है, लेकिन डोमिनेटिंग +R है। देखो ये विड्रॉइंग है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, लेकिन इन दोनों में बढ़िया डोनर है रेजोनेंस वाला। तो एक काम करते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं पहले तो फोर्थ में जो कार्बोकेटायन बना है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये +R कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा। अब ये दोनों रह गए विड्रॉइंग के, लेकिन ये इंडक्टिव वाला विड्रॉइंग है, ये रेजोनेंस वाला विड्रॉइंग है, ये बहुत ज्यादा भयंकर होगा। तो यहाँ नंबर 3 कर देते हैं और इस बार नंबर 4 कर देते हैं। तो ये हमारा रेट ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटायन होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा, तो इसीलिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में आ गया। यानी कि एक बात अब हमारे दिमाग में छप जाती है कि पहले हमें कार्बोकेटायन बनाना है और फिर डीप्रोटोनेशन करके एल्कीन बनाना है। तो चलो भाई ले पढ़ते हैं, हम चल पढ़ते हैं। ये लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। क्वेश्चन यही है कि कितने प्रोडक्ट आप बना सकते हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्कीन्स, पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कीन्स फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स भी लगाना है, ज्योमेट्रिकल वगैरह जो बनते हैं वो भी इंक्लूड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट होगा, तो इंटरमीडिएट तो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन आ गया। इंटरमीडिएट हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, जिसमें 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं। लेकिन दुनिया में हर बंदे का यही सपना होता है कि किसी तरह से वो मोर स्टेबल स्टेट में चला जाए, है ना। हर बंदा यही चाहता है कि अपने आप को और ज्यादा स्टेबल स्टेट में ले जाऊं, ठीक। अगर उसके पास वो पैदल चल रहा है तो सोचता है यार स्कूटी ले लूं, मजा आ जाएगा जीवन में। स्कूटी ले लेता है तो सोचता है यार बाइक ले लूं, बाइक आ जाएगी तो मजा सा आ जाएगा। बाइक के बाद सोचता है यार गाड़ी ले लूं, गाड़ी में भी सोचता है यार अब एक लंबी गाड़ी ले लूं, उसमें भी सोचता है SUV ले लूं। तो यार ये जो बंदे की इच्छाएं है ना, ये क्या कर रही हैं, उसको एक जगह टिकने नहीं दे रही है। धीरे धीरे ये रामायण भी, यही कहानी इंटरमीडिएट की भी होती है कि इंटरमीडिएट भी एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। मोर से लेस में नहीं आएगा, लेस से मोर में जरूर जाएगा। तो यहाँ ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी कार्बोकेटायन को, क्योंकि इसका पड़ोसी कार्बन सेकेंडरी है, ये इलेक्ट्रॉन गए हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन हो गया नेगेटिव H-, और इस माइनस ने यहां हमला कर दिया, H- और ये प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन पे आ गया संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या अब इसने जीवन में तरक्की की? क्या ये मोर स्टेबल है? देखो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से, 1 इधर से, 4, तो यार 2 से 4 हो गया, स्टेबल तो हो गया। तो यानी कि ये जा सकता है,
क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, ये मोर स्टेबल है एनर्जी कम, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये यहाँ से इस हाइड्राइड को ट्रांसफर कर सकता है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा या अल्फा अल्फा कह लो, इस पॉजिटिव के लिए ये अल्फा, तो यहां से एच आयन जा सकता है यहाँ से। अब मान लेता हूं यहां से एच आयन गया तो क्या एल्कीन मुझे मिलेगा, दिस इज द एल्कीन। और अगर यहां से एच आयन जाता है तो क्या एल्कीन आएगा, ये एल्कीन आएगा। चलिए, क्या अब और ज्यादा स्टेबल स्टेट में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये देखो अभी इसका पड़ोसी कार्बन टर्शरी है, यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गए, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, नेगेटिव ने पड़ोस पे हमला कर दिया, ये एडजेसेंट है तो 1 2 बोलते हैं। ये हो गया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3 CH3, देखिए टर्शरी कार्बोकेटायन आ गया। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, 3 3 और 2 यानी 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो ना यार, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, मोर स्टेबल से और मोर स्टेबल में वो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए ये अल्फा 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 यहां से निकाल के बना चुके, इन दोनों में से किसी एक से अगर निकाल देंगे तो ये हमारा अल्कीन है, ठीक है। तो यहां पर सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे दोनों मिथाइल सेम है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, इस पर भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो नहीं बन पाएगा। टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स, बल्कि 3 आइसोमर ही मुझे कहना चाहिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे। बट हमें हिम्मत नहीं आ रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब इधर देखो, एक और मॉलिक्यूल ले लिया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। देखो OH ग्रुप क्योंकि अल्कोहल लुईस बेस है और H आयन लुईस एसिड है, तो उस पर प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट कर देगा। तो जब भी कार्बो अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा देन यू विल गेट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकैटायन आता है। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये प्योरली इवन मैकेनिज्म है, और इवन में क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है और जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट हमें करनी होती है। तो इसके लिए अब ये अल्फा है, यहां से एच आयन गया तो क्या एल्कीन आएगा, देखिए ये एल्कीन हमें मिल गया। लेकिन ये देखिए अब यहां से पड़ोसी कार्बन हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा, ये H माइनस इधर हमला कर देगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये आ गया एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3, पहले कितने थे, 2, 1 डिग्री में 2 थे। तो यार जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी, तो यहां से यहां तक आने में स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा, तो यहां से निकालेगा तो यही आएगा, यहां से निकल नहीं सकता। चलो, अब ये और ज्यादा स्टेबल स्टेट में जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, मिथाइल माइनस, माइनस ने यहां हमला कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। क्या हुआ 1 2 मिथाइल शिफ्ट में, ऐसा कुछ हुआ रे। देखो ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 3 और 1, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो और ज्यादा स्टेबल है, जरूर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब इसके लिए अल्फा 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 यहां से निकाला तो ये एल्कीन आ गया। इन दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं, ऐसे। देखो जिस एल्कीन में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना वो एल्कीन अपने आप ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे इसमें 3 3 3 3 यानी 12 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, इस वाले एल्कीन में 3 इधर से एक इधर से 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कोई नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये हमारा मेजर हो गया। तो यहां पर हमने हाइड्राइड शिफ्ट भी की और यहां पर हमने मिथाइल शिफ्ट भी कर डाली, कोई और शिफ्ट पॉसिबल होगी तो उसको भी कर देंगे, हम डरने वाले नहीं है भाई, कर देंगे हम। देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 at
443 केल्विन। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, कि भाई कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने एल्कीन बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट कर देते हैं। ये हमने प्रोटोनेट कर दिया और डिहाइड्रेट भी कर दिया। अब इसके लिए ये अल्फा हो गया, तो यहां से एच एन गया, तो ये हमारा डबल बॉन्ड बाहर आता हुआ दिखेगा। आ गया। चलिए, अब इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम करें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा? देखो, इसमें मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर कर दूं, तो यहां से हाइड्राइड इधर जाएगा और ये आएगा हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन। ये हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन। अब इसके लिए अल्फा अल्फा अल्फा, यहां से एच निकल गया, ये आ गया, यहां से जा नहीं सकता क्योंकि अल्फा है नहीं, तो यहां से एच जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, कुछ और शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? नहीं होगी, क्योंकि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, 3 और 2 5, इधर भी ले आता हूं अगर मैं बाई चांस, एक बार चलो करके देख लेते हैं, पॉसिबल होगा। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये इधर, फिर इसने इधर हमला कर दिया, पॉजिटिव आता, वैसे कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो सेम ही लग रहा है, पहले जैसा ही हो गया। 3 2 5 तो अलाउ नहीं होगी, इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि सेम कंडीशन है तो बात बनेगी नहीं। हटाओ इसको, इनाचोल में। चलिए, तो यहां से एक एल्कीन तो ये आ गया। अब कुछ और पॉसिबिलिटी अगर हम सोचे तो क्या हो सकती है? वो है हमारी रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी। देखो, जब भी रिंग के बाहर, जैसे रिंग अगर 4 कार्बन की है और रिंग के बाहर पॉजिटिव है, तो वो 4 to 5 मेंबर रिंग हो सकती है। इसी तरह 5 वाली 6 हो सकती है। तो ये हमारी 5 मेंबर रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन का चांस तो बनता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, रिंग एक्सपेंशन करते हैं इसमें। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मैं इसको समझाने के लिए भी लिख देता हूं आपको, ऐसे 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 ऐसे। ये जब बॉन्ड हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बॉन्ड हो गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें मिलाना है, तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब ये हमने बना दी 6 मेंबर रिंग। दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हैं। दोनों मिथाइल जिस कार्बन पे हैं, वो अब, दोनों मिथाइल जिस कार्बन पे थे वो नेगेटिव कार्बन था, उसके पड़ोस वाला पॉजिटिव, ये दोनों अब न्यूट्रल हो गए, इसके साथ में पॉजिटिव है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब इसके रिस्पेक्ट में यहां से एच जा सकता है, यहां से भी एच जा सकता है, तो एक एल्कीन ये बना लो। एक एल्कीन ये भी बन सकता है। ठीक है, और एच यहां से निकाला, इस बार यहां से भी निकाल सकते हैं, तो एक ये भी हो सकता है। हाँ, देखो, इसमें कहीं पर भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कहीं पर भी नहीं है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो नहीं होगा, क्योंकि तभी होता है जब रिंग का साइज 8 या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे बाहर है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल ये 4 ही आइसोमर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो, इसमें क्योंकि कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट का एक बहुत अच्छा केस होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइनेकोल पाइनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, ताकि हम जो शिफ्टिंग है या रीअरेंजमेंट है उसको थोड़ा और बेहतर समझ सकें। देखो, जैसे, चलिए पहले एक सिंपल केस ही लिया, फिर देखेंगे इसको आगे।
प्रोटोनेट कीजिए। अब देखो आप ये सोचिए कि पहले इन दोनों में से किसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करोगे। देखो रिएक्शन हमेशा ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। आप इसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करके देखो कौन सा कार्बोडाइन बनता है, इसको भी प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करके देखो कौन सा कार्बोडाइन बनता है। जो ज्यादा स्टेबल है आपको बस वो ऑटोमेटिकली लिख देना है। अब देखो इसको आपने अगर प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट किया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा जो इन दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करूंगा तो यहाँ पे ये इन दोनों के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन रेजोनेंस की प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा है, तो हमें इसे प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट कर देना चाहिए। हमने क्या किया, हमने इस वाले अल्कोहल को प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 2 बार रेजोनेंस करेगा। अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पहले तो यही कार्बोडाइन बनना था और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक मिथाइल शिफ्ट मारते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे ही ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा CH3 पॉजिटिव, OH फिनाइल फिनाइल मिथाइल, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर हम करते हैं तो CH3 COH C बेंजीन बेंजीन मिथाइल, और यहां से ये डी प्रोटोनेशन होके निकल लिया है, तो ये आ गया हमारे पास कीटोन। इसी को बोलते हैं पाइनेकॉल, पाइनेकॉल पाइनेकोलोन रीअरेंजमेंट, पाइनेकॉल पाइनेकोलोन रीअरेंजमेंट। खैर ये यहाँ पे एल्कीन को तो नहीं बना रहा था, लेकिन मेरा पर्पस क्या था, आपको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1 2 मिथाइल शिफ्ट जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें कंसीडर करनी थी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक ये लिया और यहाँ पे एक मिथाइल भी लगा देते हैं। चलिए प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करके आप बताइए कितने एल्कीन आप बना सकते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, और हो सकता है तो मेजर माइनर भी आप बता दीजिए कौन बेटर होगा। तो देखो प्रोटोनेट करके जब आपने इसको डिहाइड्रेट कर डाला, मार डाला मार डाला मार डाला, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोडाइन है जिसमें केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा यहाँ से एच आयन गया, तो ये आपका पसंदीदा एल्कीन आ गया है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो 2 यानी 4 आइसोमर बनेंगे यहाँ से। अच्छा अब यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये हमारे को सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिल रहा है। देखो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 इधर से 1 इधर से, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन और सेकेंडरी है, तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा स्टेबल है तो बनेगा, भागेगा। इसके लिए ये अल्फा यहाँ से अच्छा गया बन गया, यहाँ से बनाए तो क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH3 डिचिक 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 डिचिक। अब ये कायरल आ गया, ठीक है, ये कायरल कार्बन है और इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI भी होगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI होगा, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों अलग हैं और इस कार्बन पे भी ये दोनों अलग हैं, तो 4 यहां से आ गए, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये रहा और एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो 2 यानी 2 4। अच्छा यहां पर हम 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं, फिर दोबारा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, CH2 CH3 दिस। अब इसके लिए देखो अल्फा 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 यहां से तो चलो हमने निकाल दिया, इधर से निकाले तो ये एल्कीन आएगा। इसमें एक ही कायरल कार्बन है तो 2 आइसोमर आ गए, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। कब होता है, जब रिंग का साइज 8 या उससे ज्यादा होता है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तभी GI प्रोड्यूस करता है जब रिंग का साइज 8 या उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें टर्शरी कार्बोडाइन तो मिल गया, लेकिन क्या ये टर्शरी कार्बोडाइन कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 2 4 और एक 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो आप खुद ही देखो, ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बार बार जा रहा है, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता इस रीअरेंजमेंट को, ये होके ही रहेगी। अब इसके लिए यहां से अल्फा गया तो ये डबल बॉन्ड यहां से जाता तो ये आ जाएगा,
ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो ये एक ही रहेगा। कुछ और पॉसिबिलिटी, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2 2 4 और 1 5। अगर इधर होता पॉजिटिव चार्ज, 3 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, 2 इधर से, 5 और 1 इधर से आ जाता 6। जा सकता है, जा सकता है। यहाँ पर फिर से हम 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, यहाँ के हाइड्राइड को इधर शिफ्ट कर दें, अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, जितनी पॉसिबिलिटी है आप बना लीजिए। देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 इधर से, 2 इधर से, 5 1 इधर से, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये भी टर्शरी है, तो टर्शरी से टर्शरी में जा सकता है, टर्शरी से टर्शरी में जा रहा है, क्योंकि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल है, कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर इसके रिसेट में अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ से गया तो ये आ गया, यहाँ से जाता, इस मिथाइल से जाता, तो ये एल्कीन आ जाता। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से जाता, अरे यार जगह भी नहीं है, क्या हो गया। फ्रेम से बाहर तो नहीं है ना, ठीक है, एकदम मस्त। अब यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटी ढूंढो। जी हाँ, देखो रिंग के बाहर ही पॉजिटिव चार्ज है। जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, रिंग एक्सपेंशन का चांस बनता है। लेकिन रिंग एक्सपेंशन का चांस कब बनता है, जब रिंग का साइज 4 से 5 जा सके या 5 से 6, लेकिन 3 से 4 नहीं भेजना है ना, ना ना 3 से 4 नहीं भेजना, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में अगर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होता है, जो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। याद कीजिए, ये आपने देखा होगा, ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसको 3 से 4 में नहीं लेकर जाना। चलो यहां पे करेंगे हम जरा रिंग एक्सपेंशन। तो यार यहां से इसको हमने इधर शिफ्ट किया, तो आप देखिए जरा, एक बार मैं बना देता हूं। ये भाई साहब पॉजिटिव, ये बहन जी नेगेटिव, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दो, 6 मेंबर रिंग बन गई, ऐसे 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 6 मेंबर रिंग बन गई। मिथाइल मान लो इधर है, मान लो ये नेगेटिव वाला कार्बन था, ये पॉजिटिव होगा, तो दोनों पे एक एक मिथाइल है और इसके पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये 6 मेंबर रिंग बन गई, तो यहां से इसके लिए अल्फा अल्फा, यहां से भी अच्छा है, यहां से भी। अरे बाबा ये तो बहुत सारे हो गए, कहाँ बनाया जाए, जगह भी कम है। चलो फिर भी बना ही देते हैं, पर फिर मुझे दोबारा हाइड्राइड शिफ्ट करना है, तो मैं इधर बना देता हूं। यहां से एच एन गया, तो ये एक मिथाइल है और ये दूसरा। अब इसमें देखो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से हो सकती है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल मिथाइल। अब इसके लिए देखो, ये भी अल्फा अल्फा अल्फा, यहां से निकाला तो ये सेम आ गया, बाहर से निकालेंगे CH2 भाई साहब, और यहां से निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 3 और 2 5 और 5 10 हाइपर कॉन्जुगेशन है। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट बहुत सारे मिल गए और स्टीरियो आइसोमर्स लगा रहे हैं, 4 और 4 8 2 10, इसमें नहीं हो सकता। यहाँ एक कायरल कार्बन आ चुका है, तो 2 ये देगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसमें ये एक कायरल कार्बन है, तो 2 मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो कार्बोकेटायन थे, कार्बोकेटायन थे। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एक ही होगा। ओ सॉरी, ऑप्टिकल नहीं हो रहा, यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, बाकी कुछ नहीं है, तो 2 हो गए इधर, इधर एक कायरल कार्बन है, बाहर जीआई हो नहीं सकता, 2 ये हो गए। उठ बाबा रे बाबा, 2 2 4 और 4 8, 8 और 4 12, 2 14, 2 16, 2 18, 1 19 और 1 20, 20 आइसोमर्स मिल रहे हैं, 20। और मेजर होगा दिस वन, ये सबसे ज्यादा मेजर होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट कर रहा है। देखो सीधी सी बात ये होती है कि एल्कीन, कार्बोकेटायन और रेडिकल, इन तीनों की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर ही एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो इवन मैकेनिज्म है, ये आपको तब और ज्यादा क्लियर होता है अगर इससे पहले आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को ढंग से समझा हुआ है, आपने कार्बोकेटायन को अच्छी तरह से समझा हुआ है, आपको कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की अगर अच्छी खासी नॉलेज है, पकड़ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जेई मेन में भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस में भी कहीं ना कहीं आता है।
और बोर्ड्स वगैरह में तो ये बहुत बेसिक लेवल पे पूछा ही जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बहुत अच्छी तरीके से बर्बाद किया गया है ताकि आप आबाद हो सके। तो बच्चों आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक टीचर कराता है तो चीजें आसान लगती है, जब हम खुद करने लगते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम तब तक ही प्रॉब्लम होती है जब तक कि वो हमें समझ में नहीं आ जाती। एक बार अगर हम उस पर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो हर बार की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।